एचपीएससी भर्ती घोटाले पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। सीएम मनोहर लाल का शायराना जवाब, कहा मैं तो चिराग हूं, दुश्मनी मेरी अंधेरों से है। भर्ती परीक्षाओं के एक और गिरोह का हुआ भांडाफोड़। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल का हेड क्लर्क निकला सरगना। पेपर पास करवाने के 12 लाख में किया था सौदा। 27 दिसंबर को हिमाचल आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी आने का दिया न्योता। सरकार के 4 साल पूरे होने पर 11,000 करोड़ की योजनाओं की मिलेगी सौगात। केंद्र ने पंजाब सरकार को किया अलर्ट। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश, कहा माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश। हिसार के अग्रोहा में 4 लोगों की हत्या के बाद शख्स ने की खुदकुशी। मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरे परिवार को ही उतार दिया मौत के घाट। मकान मालिक की लिखी डायरी से हुआ खुलासा। माता पिता को घर से निकाला तो होगी कड़ी कार्रवाई। दादरी में सांगवान खाप ने सुनाया फरमान, शादी के लिए परिवार की रजामंदी भी होगी जरूरी। और मनाली में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। बर्फबारी के बाद जम गए नदी नाले, माइनस में लुढ़का पारा। सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा विधानसभा की खबर के साथ करेंगे। हरियाणा विधानसभा में एचपीएससी भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने मनोहर सरकार को इसे लेकर जमकर घेरा। विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर सीएम मनोहर लाल ने भी जवाब दिया। सदन में शेर और शायरी का दौर भी चला। नौकरियों में धांधली के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि मैं तो चिराग हूं, दुश्मनी मेरी अंधेरों से है। हवा तो यूं ही मेरे खिलाफ बहती है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में अभी तक कोई परीक्षा लीक ही नहीं हुई, लेकिन पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार को घेरने का कोई मौका यहां पर नहीं छोड़ा। हुड्डा ने कहा कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जस्टिस की निगरानी में सीबीआई से करवानी चाहिए, तभी इस घोटाले का पर्दाफाश किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आयोग के चेयरमैन का बचाव कर रही है, इसका मतलब घोटाले की जड़ें बहुत बड़ी है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी भर्ती घोटाले पर सरकार को जमकर निशाने पर लिया। जो जांच है इसमें बाकायदा लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। जहां तक हरियाणा कर्मचारी आयोग का संबंध है, एवीबी ने कोई जांच नहीं की है। आयोग द्वारा एचएसबीबी को कोई दस्तावेज ओएमआर शीट नहीं दी गई। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 16/7/21 से 26/9/21 की अवधि के दौरान हुई परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा खाली छोड़ी गई ओएमआर शीट्स की एक सूची स्वयं तैयार की है और वह सूची पुलिस महानिदेशक हरियाणा को मामले के जांच के लिए भेजी गई थी। उन उम्मीदवारों के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा के दौरान अपनी ओएमआर शीट खाली क्यों छोड़ी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें एक प्रश्न में शामिल हुए बिना उम्मीदवार को अपनी ओएमआर शीट खाली रखने के लिए गुमराह करने वाले व्यक्ति कौन शामिल हैं। लगभग 54 ऐसे केसेस उनको दिए हैं कि इनकी ओएमआर शीट खाली छोड़ी गई है। डीजीपी अपने तरीके से उन चीजों पर कर रहे हैं, रिसर्च यानी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर उन लोगों को किसने कहा खाली छोड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से मुद्दा आज का है एचपीएससी, और जो एचपीएससी जहां करोड़ों रुपए पकड़े गए, आज यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन भी उन्हीं को दे रहे हैं, एसएस कमीशन को दे रहे हैं, जिसका चेयरमैन आपने सस्पेंड करा बदला। ये तो भविष्य नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका जमा कराएं। पहले अभय सिंह से ले लो ना। नहीं चाहिए ना, पहले अभय सिंह से लो। जो बोला उसको तो नहीं, आपका उसको तो नहीं कहा आपने। तो
मैं भी दे दूंगा को मेरे थोड़े ये तो व्हाट्सएप पे चल रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कुछ शक पैदा हो गए, HPSC पे हो गए हैं, उनके चेयरमैन पे हो गए, तो हमारी कोई नहीं वो नहीं है। मैं उसमें नहीं जाता हूँ आपके सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, फलानी नौकरियां करी, पेपर लीक हो गया, वो मुद्दा आएगा फिर कहेगा। हमारा एक ही मांग है कि इसकी जांच किसी CBI द्वारा हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन से होनी चाहिए। उसके बगैर लोगों को तसल्ली नहीं होगी, लोगों को विश्वास नहीं होगा, और यूनिवर्सिटी को इसके साथ मत करो। पेपर लीक को लेकर के इस प्रदेश की सरकार पर हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठी। एक बार नहीं, अनेक बार 2 दर्जन पेपर लीक हुए, और अब इसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपकी क्लास A और B के लिए जो नियुक्तियां करती है, अब उस पर भी सवालिया निशान है। हमारे प्रदेश के अंदर 2 एजेंसियां हैं जो रोजगार उपलब्ध कराती हैं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है। तीसरा सरकार की तरफ से होता है, और तीनों के ऊपर ही आज अंकुश लगा हुआ है। तीनों के ऊपर आज हर व्यक्ति जो है क्वेश्चन मार्क लगाता है। कैथल पुलिस ने भर्ती परीक्षाओं के एक और गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गिरोह का मुख्य सरगना संजय चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में हेड क्लर्क है, जो साल 2016 से ही ये काम करता आ रहा है और खुद भी कई परीक्षाओं में अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा दे चुका है। SP लोकेंद्र सिंह के मुताबिक एक अभ्यर्थी के साथ 12 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसकी 7 लाख रुपए अभ्यर्थी देने के लिए यहां पर पहुंचा था, लेकिन पुलिस को भनक लगते ही मौके से ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाकर भर्ती एग्जाम क्लियर करवाते थे और उनके फिंगरप्रिंट तक मैच करने तक की बात कहते थे। यूनिट को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो दूसरी बार हुआ था पहले के कैंसिलेशन के बाद, उसमें कुछ व्यक्ति सीटर्स को बिठाकर और उसमें मतलब फ्रॉड करते हैं और उसके एग्ज़ाम पास कराते हैं। तो इसमें CIA ने फिर टीम बनाकर रेड करी और उसमें फिर सदर थाना एरिया से गहनी माजरा से 4 व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया है। उसमें जो मेन किंग पिन है वो है संजय पुत्र किशन, छात्र जिला जींद का रहने वाला है, और ये सभी जो सीटर्स का इंतजाम करता था ये खुद भी सीटर था। दूसरा है संदीप जो कैंडिडेट है जिसने ये एग्जाम सेकंड वाला जो हमारा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। खबर हिमाचल से है। PM मोदी का हिमाचल दौरा फाइनल हो गया है। जयराम सरकार के 27 दिसंबर को 4 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में PM मोदी शामिल होंगे। CM जयराम ठाकुर ने दिल्ली जाकर PM मोदी को मंडी आने का निमंत्रण दिया है। शिमला लौटने पर CM ने कहा कि PM मोदी 27 दिसंबर को मंडी आएंगे और 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर मीट के तहत कार्यक्रम में भी PM मोदी शिरकत करेंगे। PM मोदी 6,700 करोड़ रुपए के रेणुका बांध परियोजना का भी यहां पर शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही शिमला जिले में 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना और 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना का भी यहां पर शिलान्यास किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं प्रधानमंत्री जी को विधिवत निमंत्रण देने के लिए गया था 27 तारीख को। हमारी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे और मंडी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन रेणुका बांध का शिलान्यास हो रहा है। एक और विशेष आग्रह करने पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने के पश्चात
उसकी सीसीए की जो क्लियरेंस थी वो पिछली कैबिनेट में क्लियर हुई है। उसका फाउंडेशन स्टोन होगा, लूरी स्टेज 1 का फाउंडेशन स्टोन होगा, साबड़ा कुड्डू का इनॉग्रेशन होगा और उसके साथ धौला स्थित का फाउंडेशन स्टोन होगा। तो ये सारे टोटल प्रोजेक्ट मिला करके 11,000 करोड़ यानी कि 11,000 करोड़ रुपए की शिलान्यास और उद्घाटन के विभिन्न कार्य। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सोमवार को हुई इस बैठक में कर्मचारियों के नए वेतनमान को लेकर बड़ा फैसला किया गया। कैबिनेट ने राज्य के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का फैसला लिया है। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी में संशोधित वेतनमान के मुताबिक दिया जाएगा। अनुबंध कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। संशोधित वेतनमान के बाद लगभग 1.5 लाख न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के एनपीए के तहत 6 साल के बकाया के रूप में सरकार के योगदान के रूप में 260 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के 2 लाख सरकारी मुलाजमों को 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान जो हैं वो मंजूर किए हैं। जनवरी की सैलरी पेएबल इन फरवरी, ये बढ़े हुए वेतनमान के अनुसार जो है वो कर्मचारियों को जो वेतनमान। खबर हिसार से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने पत्नी और बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली। ये दिल दहला देने वाली वारदात हिसार के अग्रोहा की है, जहां एक घर में खून से लथपथ 4 शव बरामद किए गए। जब घर के बाहर उस शख्स की लाश मिली जिसने इस घर को में वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद पीछे की वजह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस के मुताबिक मोक्ष प्राप्ति के लिए विनोद ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। विनोद की डायरी से यह पता चला है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। उससे डर था कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चों का क्या होगा। यही वजह है कि उसने अपनी पत्नी, बेटा और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी गाड़ी के आगे कूदकर उसने अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक ऐसे लोगों की काउंसलिंग बेहद जरूरी है। जो 40 साल के थे, पेंटर का काम करते थे। अपनी बीवी 38 ईयर्स की, 2 बच्चे 14 और 12 साल की 2 बेटियां, 11 साल का बेटा। उनकी हत्या करने के बाद में खुद बरवाला और अग्रवाल रोड के ऊपर जाकर के गाड़ी के सामने कूद गए, आत्महत्या कर ली। और अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमने की है वो पता लगा कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और इसे एक ही इस ख्याल से कि मैं अगर मोक्ष कैसे प्राप्त करूं इस दुनिया के अंदर, मेरा जो है मन लगता नहीं और अगर मैं चला जाता हूं दुनिया से तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, इसी ख्याल से उसने जो इतना बड़ा जघन्य अपराध जो है ना उसको अंजाम दिया है। उसकी डायरी भी मिली है, लिखा है उसमें कि खीर के अंदर कोई नस्ली चीज़ें खिलाई हैं ताकि बच्चे बेहोशी की अवस्था में चले जाएँ और पोस्टमार्टम के बाद में एक्जैक्टली पता लगेगा क्या खाया था क्या नहीं खाया था। और फिलहाल जो वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो देसी भाषा में उसको रुम्बा बोलते हैं, उससे चोट मार करके और बच्चों को अपनी बीवी की जो है हत्या की है। खबर पलवल से है। पलवल में युवकों ने मोबाइल चोरी के शक में दोस्त की बड़ी ही बेरहमी से लाठी और डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद ही पुलिस हत्यारों तक पहुंच पाई है। परिजनों के मुताबिक 14 दिसंबर की सुबह उनका बेटा राहुल शादी समारोह में गया था, लेकिन उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। पुलिस भी इसे सड़क हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन मारपीट का वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज दिया। हत्या के मामले में वांछित है।
कहाँ से गिरफ्तारी हुई है उनकी? गिरफ्तारी एक की तो बागपुर से हुई है जी, और एक अपने ये अपना फरीदाबाद गांव से। तो अदालत में पेश किया जा रहा है? अदालत में एक बंदे ओमपाल का तो रिमांड 1 दिन लिया जा रहा है और एक का जुडिशियल रिमांड 1 दिन की रिमांड के बाद पेश अदालत किया जाएगा। क्या नाम है, किसकी हत्या की थी इन्होंने? एक राहुल नाम के शख्स की हत्या की थी। और भी आरोपी अभी फरार है? नहीं। जिनके सफेदों में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई की 13वीं पर 2 सगे भाइयों ने जहर खाकर जान दे दी। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों भाइयों की भी मौत हो गई। रणधीर की उम्र 40 साल जबकि जगदीश की उम्र 45 साल बताई जा रही है। एक भाई के 2 बच्चे हैं जबकि दूसरे भाई के 3 बच्चे हैं। सफेदों के वार्ड नंबर 4 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 भाइयों की मौत के बाद यहां पर मातम पसर गया। तेरे मेरे वर्ग ने बताया भी सारे आदमी को गोली खा रहे थे जन्म फिर हम बाजे कितने पड़े पाए हमने। कहाँ पे पड़े मिले ये दोनों भाई? पुरानी सूंगी जहरीला पदार्थ खाया, क्या खाया ये नहीं पता। कोई वजह का पता नहीं लग पाया अभी तक क्यों इन्होंने। हरियाणा सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। कैथल के पुंडरी कस्बे में यूरिया खाद के लिए इतनी मारामारी है कि किसान आपस में ही यहां पर भिड़ते हुए नजर आए। सुबह 4 बजे से ही यहां पर किसान लाइनों में लग गए थे। पहले डीएपी के लिए यहां पर मारामारी थी और अब यूरिया खाद के लिए किसानों को घंटों लाइन में रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन हर किसी को खाद मिल जाए ये भी मुमकिन नहीं है। कितनी लंबी लाइन है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यूरिया खाद के लिए किसानों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। पहले डीएपी खाद को लेकर यह मशक्कत थी और अब यूरिया खाद को लेकर। और ईमानदारी अभी भी जिंदा है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर ने जो मिसाल पेश की है उसकी ईमानदारी देखकर आप भी उसकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। बस में एक यात्री का पैसों से भरा बैग वो भूल गया था और ये कोई मामूली रकम नहीं थी। बैग में 3,42,000 रुपए थे, जिनके चंडीगढ़ आ रहा यात्री बस अड्डे पे पैसे से भरा बैग अपना भूल गया था। लेकिन जब वो कुछ देर बाद वापस पहुंचा तो कंडक्टर ने उसे सकुशल पैसे वापस लौटा दिए, वो भी 3,42,000 रुपए। अपने पैसे पाकर यात्री ने कंडक्टर के पांव छुए। कंडक्टर नरेंद्र के मुताबिक ईमानदार हर किसी के अंदर होनी चाहिए, ईमानदारी हर किसी में होनी चाहिए और वो हरियाणा रोडवेज की छवि को बेहतर बनाना चाहता है। यही वजह है कि उसने ऐसी मिसाल पेश की है। जा रहे थे आप? हम चंडीगढ़ जा रहे थे जी। अच्छा, क्या टाइम लेके जा रहे थे? 5 बजे सुबह जीन से। तो जो पैसे मिले हैं वो किसके थे? वो पैसे नगूरे से, जो राजेश नाम का आदमी था उसके थे। वो कहाँ से बैठा था? वो नगूरे से बैठा था जी। तो कितने पैसे थे उसके? पैसे तो 3,42,000 रुपए। अच्छा, तो आपको कैसे मिला, कहाँ पे मिला? जैसे कि रूटीन में हम गाड़ी पे सवारी उतरने के बाद गाड़ी को चेक करते हैं। इसमें एक बैग ऊपर पड़ा था, उसमें हमने बाद में चेक किया कि कहीं विस्फोटक पदार्थ था, उसमें पैसे निकले फिर। अच्छा, तो वो बंदा कहाँ से मिला आपको? वो बंदा बाद में यानी आधे घंटे बाद। बात चरखी दादरी की है, जहां पर क्रशर संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्रशर बंद होने के विरोध में सड़कों पर उतरकर इन्होंने प्रदर्शन किया। इनके मुताबिक क्रशर बंद होने से लाखों परिवारों की रोजी रोटी बंद हो गई है। इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द ही क्रशर को फिर से शुरू नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि एनसीआर दायरे में बाहर होने के बावजूद एनजीटी की ओर से क्रशर बंद कर दिए गए हैं। वहीं इसमें निर्माण कार्य ठप हो गए हैं और करोड़ों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि इस तरीके से यहां पर जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की गई। अगर अब किसी ने अपने माता पिता को घर से निकाला तो खाप पंचायत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। खाप पंचायतों को उनके खिलाफ कड़े फैसले लिए जाएंगे। आपको बता दें कि खाप पंचायतों को कड़े फैसलों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन सांगवान खाप के इस फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है। पंचायत की अध्यक्षता में खाप प्रधान और निर्दलीय विधायक
सोमवीर सांगवान ने यहाँ पर की है, जिसमें सांगवान खाप ने ये फैसला सुनाया है कि युवक और युवती की शादी भी परिवार से रजामंदी के बाद ही होगी। इसके लिए खाप के प्रत्येक गांव में कमेटियां बनाई जाएंगी। इसके साथ ही ये कमेटी डीजे और पटाखों पर भी पूर्ण तरीके से पाबंदी लगाएगी। और खबर मनाली से है। पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहौल स्पीति में ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। दिसंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, ऐसे में सर्दियां भी अपने पूरे चरम पर है। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में दिन ब दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानों तक हर जगह पर यहां पर ठंड अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा प्रिपेयर होके आई थी कि ठंड ठीक है झेल लेंगे, आने के बाद लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी थ्रिलिंग है तो मजे आ रहा है। -10 या 8 तो होगा ही होगा, क्योंकि जमा हुआ है पूरा, और यहाँ पे वाटरफॉल भी है तो वो भी जमा ही हुआ है अभी, और मुझसे बोला नहीं जा रहा तो पता चल ही रहा होगा कितनी ठंड है। काफी ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, पैर काम नहीं कर रहे हैं, बट इसमें भी अलग फन है तो एंजॉयिंग इट। यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा नजारा है जैसे डल लेक का आप देखोगे, फ्रोजन रिवर, पूरे माउंटेन्स, पूरा व्हाइट स्नो। मेरे को मतलब यहाँ से डल लेक की भी याद आ रही है, एग्जैक्ट रेप्लिका है यहाँ का। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन इस ठंड में आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।